Good morning, dear student. I am Professor Abhijit Chakravarti from महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज रायपुर. आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स को. ये जो टॉपिक है ये हर साल एग्ज़ाम में पूछता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड डाउट्स काफ़ी आते हैं, तो हम अब डिस्कस करेंगे कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होते हैं. सबसे पहले होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो होल्डर है इसे द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सेक्शन 8 में डिफ़ाइन किया गया है एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स को सेक्शन 9 में डिफ़ाइन किया गया है. इन दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है. नेगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट ये बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है. नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफ़र करना एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट्स. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए कि अगर मान लिया जाए कि मैंने एक राम को अगर 5000 रुपीज़ का चेक दिया तो डेफिनेटली राम के पास वो चेक चला जाएगा और राम अगर चाहे तो वो किसी थर्ड पार्टी को भी इस चेक को ट्रांसफ़र कर सकता है और वो जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी किसी फोर्थ पार्टी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है. इट मीन्स जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ये पूरी तरीके से एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स होता है. अब हम देखेंगे कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं होल्डर. इसे द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 8 में इसे डिफ़ाइन किया गया है. होल्डर होने के लिए बेसिकली हमें दो कंडीशंस फुलफ़िल करने कंपलसरी है. सबसे पहला कंडीशन ये है कि द पर्सन हैज़ द राइट टू टेक द पोजीशन इन हिज ओन नेम एंड सेकेंड थिंग है पर्सन हैज़ द राइट टू रिसीव द पेमेंट. इट मीन्स अगर किसी भी पर्सन को चेक, प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर दिया जा रहा है या ट्रांसफ़र अगर उसे किया जा रहा है तो डेफिनेटली उस पर्सन के पास उस चेक या उस प्रॉमिसरी नोट या उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉपर राइट हो जाएगा, वो उसका ओनर बन जाएगा. और सेकेंड थिंग ये है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को जाकर बैंक में रिडीम करा सकता है और कैश वो रिसीव कर सकता है. तो डेफिनेटली हमें होल्डर होने के लिए बेसिकली दो कंडीशन फुलफ़िल करना ज़रूरी है. सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई चेक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप उसके ओनर बन जाते हो, पूरा राइट, पूरा मालिकाना हक आपके पास आ जाता है. एंड सेकेंड थिंग आप बैंक में जाकर इस चेक को रिडीम करा सकते हो, उस इंस्ट्रूमेंट को आप रिडीम करा सकते हो और पैसे आप ले सकते हो. तो यही होल्डर होते हैं. जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम अगर देखिए तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है. इस एग्ज़ाम्पल में मिस्टर मोहन है और मिस्टर मोहन को ये तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं और वो उसे रिसीव कर रहा है. तो डेफिनेटली मोहन इसका होल्डर बन जाएगा. मोहन के पास प्रॉपर राइट है, पूरा प्रॉपर ओनरशिप उसके पास है. ये जो चेक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये प्रॉमिसरी नोट है और ये चेक है, ये प्रॉपर सोहन के नाम से ही ये रजिस्टर्ड होगा, ये सोहन के नाम से ही जाना जाएगा. और पूरा जो इसका जो पोजीशन है, पूरा जो ओनरशिप का जो ट्रांसफ़र है वो डेफिनेटली मिस्टर सोहन के पास हो जाएगा. और सोहन अगर चाहे तो इसे बैंक में जाकर रिडीम करा सकता है और पैसे जो है उसे अपने नाम से वो उसे रिसीव कर सकता है. तो दैट इज़ कॉल्ड होल्डर. एंड अब हम डिफ़ाइन करते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स को. होल्डर इन ड्यू कोर्स को सेक्शन 9 में इसे डिफ़ाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में. होल्डर इन ड्यू कोर्स बेसिकली होने के लिए हमें 4 कंडीशन फुलफ़िल करना कंपलसरी है. सबसे पहला यहाँ कंडीशन ये है कि जो भी पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स होना चाहता है वो होल्डर होना कंपलसरी है. सेकेंड, कंसिडरेशन. एंड थर्ड, विद इन ड्यू डेट. एंड फोर्थ, विद इन गुड फेथ इन. ये चारों कंडीशंस को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एग्जांपल के थ्रू. बट एक बार शॉर्ट वे में अगर देखें तो वो पर्सन होल्डर होना चाहिए. होल्डर होने के लिए भी दो कंडीशंस थे जो मैंने आपको पहले बताया. सबसे पहला, आपके पास उस चेक का राइट होना चाहिए, उस इंस्ट्रूमेंट का राइट होना चाहिए. इसके अलावा उस इंस्ट्रूमेंट को आप ही सिर्फ अपने नाम से उसको रिडीम करा सकते हो. सेकेंड थिंग है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मीन्स होता है फ़ायदा या प्रॉफिट. यहाँ जो फ़ायदा जो है बेसिकली दोनों पार्टीज़ को होना चाहिए. जिसे चेक मिल रहा है या इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है और जिसके थ्रू मिल रहा है उस पार्टी को भी यहाँ पर फ़ायदा होना चाहिए. तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए बेसिकली कंसिडरेशन या फ़ायदा जो है ये दोनों पार्टीज़ को होना कंपलसरी है. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हम कहीं पर काम करते हैं तो हमें बदले में सैलरी मिलता है. तो यहाँ फ़ायदा दोनों को होता है, हमें सैलरी मिलता है एंड सेकेंड पार्टी को हमारा सर्विस मिलता है. एंड थर्ड है विद इन ड्यू डेट. आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट अगर दिया जा रहा है, चाहे वो चेक हो या प्रॉमिसरी नोट हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, ये डेफिनेटली एक
और आज के डेट का हम चेक अगर सोहन को दे 5,000 रुपीज़ का, तो जो चेक होता है इसकी जो वैलिडिटी होती है ये बेसिकली 3 मंथ्स की होती है। तो इट मीन्स आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है वो विद इन ड्यू डेट या विद इन मैच्योरिटी डेट के अंदर ही होना चाहिए। एंड फॉर द विद इन गुड फेथ, इट मीन्स ये है कि आपको जो पर्सन आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको दे रहा है या जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, डेफिनेटली वो पूरी तरीके से लॉयल होना चाहिए। लॉयल होने का मीन्स ये है कि अगर मान लिया जाए कि मैं अगर एक चेक अगर चोरी करके किसी सेकंड पर्सन को अगर मैं देता हूँ, तो इस कंडीशन में मैं पूरी तरीके से लॉयल नहीं हूँ और उसको जो भी मैं चेक दे रहा हूँ डेफिनेटली यहाँ पर बेटर टाइटल उस सामने वाले पर्सन के पास जाएगा भी नहीं। इट मीन्स जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से लॉयल होना चाहिए, किसी भी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक या फ्रॉड का केस नहीं होना चाहिए। कोर्स के लिए या ये डेफिनेशन दिया गया शॉर्ट में अगर हम देखें तो होल्डर इन ड्यू कोर्स इज़ अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन एंड इन गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ये चारों पॉइंट्स को ही मिलकर ये डेफिनेशन बना हुआ है। अब हम होल्डर इन ड्यू कोर्स को एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पर एक एसके लिमिटेड एक कंपनी है और इस एसके लिमिटेड कंपनी में राम काम करता है। राम वहाँ सर्विस प्रोवाइड करवाता है और एसके लिमिटेड कंपनी का जो ओनर है, जो बॉस है, वो है सोहन। तो राम जो है वो एसके लिमिटेड कंपनी में डेली सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उसके बिहाफ में सोहन उसे पर मंथ 5,000 रुपीज़ का चेक देता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या राम यहाँ पर होल्डर होगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। इसके क्वेश्चंस का आंसर ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि चारों कंडीशन फुलफिल यहाँ हो रहा है कि नहीं। सबसे पहला कंडीशन ये है कि होल्डर, हमें ये देखना पड़ेगा कि राम यहाँ होल्डर है कि नहीं। डेफिनेटली यहाँ पर राम यहाँ पर होल्डर है, क्योंकि सोहन जो चेक 5,000 रुपीज़ का राम को दे रहा है, तो डेफिनेटली राम के पास उस चेक का राइट हो जाएगा और राम उसे अपने नाम से बैंक में जाकर रिडीम भी करा सकता है और पैसे ले सकता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ फुलफ़िल हो रहा है। सेकंड कंडीशन है यहाँ कंसिडरेशन। राम ने यहाँ सोहन को फ़ायदा पहुँचाया, राम जो है वो सोहन के यहाँ सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, तो यहाँ पर सोहन को तो फ़ायदा हो रहा है और सोहन जो है वो राम को 5,000 रुपीज़ का चेक भी दे रहा है, तो फ़ायदा यहाँ पर राम को भी हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फ़ायदा जो है या प्रॉफिट जो है ये दोनों पार्टीज़ को हो रहा है, कंसिडरेशन यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को ही मिल रहा है। तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर फुलफ़िल हो रहा है। थर्ड है विद इन ड्यू डेट। विद इन ड्यू डेट का मतलब ये है कि सोहन जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा है राम को, डेफिनेटली वो एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट के अंदर ही होगा। मैच्योरिटी डेट के बाद का अगर उसको चेक या जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है ये पूरी तरीके से वैलिड नहीं होगा। तो डेफिनेटली सोहन यहाँ जो उसे चेक दे रहा है वो पूरी तरीके से विद इन ड्यू डेट ही है। एंड फोर्थ है विद इन गुड फेथ। सोहन जो भी चेक दे रहा है राम को वो सोहन का ही चेक था, इसलिए सोहन उसे राम को दे रहा है। सोहन यहाँ किसी भी तरीके से चोरी करके या फ्रॉड करके या चेक राम को नहीं दे रहा है, इसलिए सोहन जो है वो राम के लिए पूरी तरीके से लॉयल है। तो ये चारों कंडीशन यहाँ फुलफ़िल हो रहे हैं। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पर्सन होल्डर होता है एंड कौन सा पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। इस एग्जांपल से अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल 2 फ्रेंड है, एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। यहाँ पर मिस्टर ए को अचानक 10,000 रुपीज़ का नीड हुआ और वो गया मिस्टर बी के पास और मिस्टर बी को उसने कहा कि भाई मुझे 10,000 रुपीज़ की नीड है। तो मिस्टर बी ने उसे 10,000 रुपीज़ का चेक दे दिया मिस्टर ए को। अब डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या मिस्टर ए होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है क्या। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये चारों कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए। तो मिस्टर ए यहाँ पर होल्डर बन जाएगा, क्यों? क्योंकि मिस्टर ए के पास उस चेक का राइट हो जाएगा और मिस्टर ए उसे बैंक में जाकर अपने नाम से रिडीम भी करा सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ फुलफ़िल हो रहा है। सेकेंड कंडीशन है यहाँ कंसिडरेशन। अब आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर कंसिडरेशन फ़ायदा दोनों पार्टीज़ को हो रहा है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ जो फ़ायदा है सिर्फ मिस्टर ए को ही हो रहा है, मिस्टर बी को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मिस्टर बी ने तो 10,000 रुपीज़ का चेक मिस्टर ए को दे दिया, तो फ़ायदा तो पूरा मिस्टर ए को ही हो रहा है। मिस्टर बी जो सेकंड पार्टी है यहाँ पर मिस्टर बी को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो कंसिडरेशन जो है सिर्फ फर्स्ट पार्टी को ही मिल रहा है, सेकेंड पार्टी को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए हमारे एक कंपलसरी रूल है कि फ़ायदा दोनों पार्टी को होना चाहिए। बट अगर देखा जाए तो यहाँ फ़ायदा से मिस्टर ए को ही हो रहा है, तो यहाँ सेकंड कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगा। तो थर्ड कंडीशन में है विद इन ड्यू डेट। मैं हमेशा यही बता रहा हूँ कि जो भी इंस्ट्रूमेंट किसी सेकंड पार्टी को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है वो हमेशा विद इन ड्यू डेट ही
होना चाहिए, मतलब विद इन मैच्योरिटी डेट के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को जो चेक दे रहा है 10,000 रुपीज़ का, वो भी विद इन ड्यू डेट ही है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर का ही वो चेक उसे दे रहा है। अब देखते हैं हमारा फोर्थ कंडीशन, विद इन गुड फेथ। डेफिनेटली मिस्टर बी ने अपना चेक ही मिस्टर ए को दिया है, इसलिए जो मिस्टर बी है वो पूरी तरीके से लॉयल है मिस्टर ए के लिए, और वो किसी भी तरह के फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके या झूठ बोलकर कहीं से भी चेक जो है वो मिस्टर ए को नहीं दे रहा है, वो अपना ही चेक मिस्टर ए को दे रहा है। तो इसलिए मिस्टर बी जो है पूरी तरीके से लॉयल है, और यहाँ दोनों के बीच एक प्रॉपर फेथ है, तो दैट इज़ विद इन गुड फेथ। तो यहाँ तो इस एग्जांपल से हमें क्लियर है कि जो मिस्टर ए है ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ये केवल एक होल्डर ही है, क्योंकि यहाँ पर चारों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं। सो अब हमें क्लियर है कि एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज़ अ होल्डर। इसका मतलब ये है कि हर होल्डर इन ड्यू कोर्स एक होल्डर होता है, बट एवरी होल्डर इज़ नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। इट मीन्स सभी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकते। सो थैंक यू सो मच।